हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ्स के 7.1 का थ्योरी। आज आज हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आखिर क्यों अनिश्चित समाकलन निकाल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए ध्यान से देखिए। अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण पढ़ेंगे। अनिश्चित समाकलन आखिर क्यों निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं तो आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके समझाए बिना चाहो तो एग्जाम्पल और क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, लेकिन जब पढ़ रहे हैं हम लोग अनिश्चित समाकलन क्या है तो उसके बारे में जान लेना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर अनिश्चित समाकलन जब हम लोग निकाल रहे हैं तो रियल में इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कि आखिर उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। आइए ध्यान से देखिए। मान लो मान लो कि कोई फलन एफ एक्स इक्वल क्या है, 2x है। ध्यान से समझना, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर अनिश्चित समाकलन का जो निकालते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, क्या हम उसमें पढ़ते हैं, वो चीज जानने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि माना एफ एक्स एक फंक्शन लिया, एफ एक्स बराबर 2x। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। ध्यान से समझो, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे एफ एक्स डी एक्स। ध्यान से समझना, तो इंटीग्रेशन का साइन है, एफ एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, फलन जो दिया है 2x, और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। टू कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो। जैसे ही बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन है, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। हमने इंटीग्रेशन का पिछली वीडियो में एक सूत्र बताए थे कि x के पावर यदि n है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस क्या होता है, c होता है। यही हमने सीखा है, यही सूत्र होता है। उसी के मदद से ध्यान से समझो, यहाँ x है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो है, नहीं दिख रहा है तो 1 दिख रहा है ना, 1 होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 है तो 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x की पावर क्या कर लेंगे, n पावर 1 है तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा, c। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू आई एक्स के पावर 2 बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या मिल रहा है, c। तो यहाँ से 2 से 2 क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो फाइनल मेरा रिजल्ट क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस c। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर प्लस c जो यह मुझे इंटीग्रेशन मिला, यहाँ c के अलग अलग मानों पर समाकलन हमें अलग अलग मिलेगा, लेकिन ज्यामितीय दृष्टि से ये समान होता है। फिर से यहाँ इस फलन में c के विभिन्न मानों पर, c के विभिन्न मानों पर, c एक कांस्टेंट होता है, रियल नंबर है, c क्या है, रियल नंबर है, तो c के विभिन्न मानों पर हमारा इंटीग्रेशन का जो हल है वह अलग अलग आएगा। इस ग्राफ, इसको इसी के मदद से हम एक ग्राफ बनाएंगे और वहां समझेंगे कि किस तरह से सी के मैं अलग अलग मान रख रहा हूं तो ग्राफ मेरा क्या हो रहा है, अलग अलग बन रहा है, हल अलग अलग आ रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ होगा, मीनिंग होगा, वह किस तरह से समान है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। मेन वही समझना है हमें, ध्यान से समझो। मेन यही फलन है
मैं इसको इधर ध्यान से देखना, मानना इधर हमने मान लिया इसको कि y बराबर क्या है, y ही एफ होता है। मान लो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। मान लो यह एक मेरा क्या है, मान लो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी, जहां x क्या है, जहां c बिलोंग्स r लिख देता हूं। c जो है रियल नंबर से होकर गुजरता है, या रियल नंबर है, c बिलोंग्स r है। अब ध्यान से समझो, क्या अभी हमने बोला कि c के अलग अलग मानों पर इंटीग्रेशन का मान, समाकलन का मान अलग अलग आएगा, लेकिन उसका ज्यामितीय जो अर्थ होगा, जो ज्यामितीय दृष्टि से उसको अगर मैं गणना करूंगा तो उसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है, समान ही होता है, एक समान होता है सभी का। ध्यान से देखो, अगर हम c बराबर 0 रखूं तो क्या हो रहा है, अगर c बराबर 0 रखूं तो y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस c के जगह पर 0 रखेंगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा, मेरा एक्स स्क्वायर मिलेगा। यदि c के जगह पर मैं 1 रखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। अगर c के जगह पर मैं 3 रखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा, 3। अर्थात c के अलग अलग मानों को 0 रखे, 1 रखे, 3 रखे, एक बार -1 रखे चेक करता हूँ। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c की जगह पर क्या रखना है, माइनस, एक बार 1 रख के चेक करो, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस -1 हो जाएगा। y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस c के जगह पे एक बार 2 रख के चेक करो, -2 रखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 2। एक बार c के जगह पर 3 रख के चेक करो, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस -3 रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर -3 मिल रहा है। ध्यान से समझो, हमने अभी रियल नंबर में पॉइंट वाला वैल्यू नहीं रखे हैं, हमने सिर्फ पूर्ण अंक वाला मान रखे हैं, 0 रखे, 1 2, पॉइंट वाला भी वैल्यू नहीं रखे हैं। तो ध्यान से समझो, y बराबर मेरा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी फलन था, और यहाँ c के विभिन्न मानों पर, अलग अलग मानों पर मेरा समाकलन का मान जो है कितना आएगा, अलग अलग आएगा, उसका हल कितना आएगा, अलग अलग आएगा, लेकिन उसका जो ज्यामितीय अर्थ होगा वह क्या आएगा, सेम ही होता है, समान होता है, उसको समझना है हमें। ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ से c के मान जब 0 रखा तो y के मान इतना मिल गया, c का मान जब 1 रखा तो y के मान इतना मिल गया। अब इन सभी के मदद से मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से समझना, ग्राफ एक ले लो y और इसको ले लेते हैं x अक्ष। ध्यान से समझना, ये y है, ये क्या हो जाएगा नीचे y डैश है, यहाँ 0 ले लो, ऊपर 1 2 3 4 5 है, नीचे -1 -2 -3 -4, इधर x है, x डैश है। ध्यान से देखते रहो, चुपचाप सिर्फ देखते रहो, लास्ट में इसका रियल मीनिंग क्या होता है वो अपने आप निकल के आ जाएगा, चुपचाप देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। अगर मैं, ध्यान से समझना, वो c का वैल्यू जब 0 रखा तो y का मान क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो जब y का मान एक्स स्क्वायर आ गया, ध्यान से देखना, y का मान एक्स स्क्वायर आ गया, यह किस तरह का ग्राफ इसका बनेगा, यह एक परवलय ग्राफ बनेगा। 11th क्लास में 11.2 में पढ़ना है। इसका ग्राफ कैसे बनता है डिटेल हम लोग 8 चैप्टर में पढ़ेंगे, और मैं सिखाऊंगा भी आप लोगों को उधर। इसको मेन ध्यान से समझो कि y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। 11.2 में हम लोगों ने पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay करके ना आता था, तो किस तरह ओपन होता था इसका ग्राफ, अगर याद आ रहा हो तो y अक्ष की तरफ ऊपर की ओर ग्राफ खुल रहा था। इसी तरह यहाँ y है ना, यहाँ y है तो y की तरफ खुल रहा था, तो यहाँ भी किस तरफ खुलेगा, y की तरफ। अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े हो तो समझ में आएगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो फिर हम लोग 8 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, सिर्फ देखते रहो चुपचाप क्या हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर की जो ग्राफ बनेगा, y बराबर जब c बराबर जब 0 है तो y का ग्राफ क्या मिलने वाला है, मेरा y का ग्राफ इस तरह बनेगा, परवलय आकार का बनेगा, वह किस दिशा में खुलेगा, y की तरफ। ध्यान से समझना, तो ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है, ये जो बन रहा है किस पर बन रहा है, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसी तरह अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बना तो इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम लोग 8 में फिर सीखेंगे, अगला एक्सरसाइज में 8 चैप्टर पढ़ेंगे तब सीखेंगे। ध्यान से समझो, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब c का मान 1 रखे तो उस कंडीशन में ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, इस तरह बनेगा।
और इसको लिखेंगे y बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह y बराबर 3 पर जाएंगे तो इस तरह ग्राफ बनेगा, इसका क्या होगा, y बराबर 2 का है ना, 2 के बना लो पहले, यहाँ 2 के बना लो, तो ये बन गया क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। y बराबर 3 पर बन जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस तरह से c के अनेकन रियल नंबर लेकर के मैं ऊपर भी ग्राफ बना सकता हूं और नीचे नीचे ध्यान से देखो, y बराबर जब -1 रखे तो उसका ग्राफ किस तरह बनेगा, उसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा कि y बराबर एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ है। 2 जब ले लेंगे तो क्या बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर -2 पर बन गया। 3 लेना है तो ले लो, इसमें y बराबर किसका ग्राफ हो जाएगा, y बराबर c बराबर -3 रखे हैं तब इसको लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर -3। इससे यह चीज स्पष्ट हो रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि c के कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो उसका जो ग्राफ बनेगा वह y एक्स के ही अनुदिश ऊपर की ओर इसका मुंह खुलेगा और यह अनंत तक बनेगा, y की तरफ ऊपर भी हमेशा बनेगा, चाहे रियल नंबर कोई भी ले लो, प्लस वाला ले लो या माइनस वाला ले लो। तो ध्यान से देखो, c के विभिन्न वैल्यू पर, c के अलग अलग मानों पर मेन निष्कर्ष क्या निकला वो मैं लिखने जा रहा हूं, c के अलग अलग मानों पर इसका अलग अलग हल निकला, जिसका ग्राफ अलग अलग बन रहा है, लेकिन जो ग्राफ बना है ये सब एक ही पैटर्न का है, एक ही इसका आधार है, सब परवलय आकार का ही बन रहा है, एक ही परिवार का बन रहा है। इसलिए इस ग्राफ को, इस पूरे ग्राफ को मैं क्या कहूंगा कि अनिश्चित समाकलन में जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, जब हम समाकलन निकालते हैं तो फाइनली उसका जो रिजल्ट मिलता है वह क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। दुनिया के कितना भी अनिश्चित समाकलन अगर निकालेंगे तो उसमें जो भी हल निकलेगा, अगर उसका मैं ज्यामितीय निरूपण करूं तो हमेशा एक फैमिली ऑफ कर्व बनेगा, अर्थात वक्रों का परिवार ही बनेगा। अलग अलग हल हो रहा है लेकिन जो इसका ग्राफ बन रहा है वह एक ही पैटर्न का बन रहा है, एक ही आधार का बन रहा है, परवलय आकार का ही सब बन रहा है, इसलिए इसको बोला गया है फैमिली ऑफ कर्व। इसको लिख देता हूं इधर। क्या मिला, अनिश्चित समाकलन पढ़ने पर हमें उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसका रिजल्ट मिलता है क्या, फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। हमें क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है, या हिंदी में लिख लो तो क्या बोलेंगे अपने भाषा में, वक्रों का परिवार। क्या बोलेंगे, वक्रों का परिवार, परिवार। इन ग्राफों से यह चीज स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं तो उसका जो मेन रिजल्ट है वो हमेशा वक्रों का परिवार मिलेगा, हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा। मेन यही समझना था, इसमें और दूसरा कुछ नहीं है। मेन ये चीज समझना था हमें कि जब अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय निरूपण का मतलब यही होता है कि जब हम लोग अनिश्चित समाकलन निकाल रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसमें हम क्या सीखते हैं, तो उसमें क्या सीखते हैं हम कि जब भी अनिश्चित समाकलन निकालेंगे तो उसमें हमेशा हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, वक्रों का परिवार मिलेगा। बस इसका मीनिंग इतना ही है। अगर समझ में आया तो भी ठीक है, यह एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, मैं आपको ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए समझा दिया कि आखिर अनिश्चित समाकलन निकालते हैं तो रियल में उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अब हम लोग 7.1 के लिए जो मुख्य इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसको हम लिखे हैं, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखो, पहला सूत्र क्या है कि अगर हम 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा c, x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस c आएगा कांस्टेंट। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c होता है। a के पावर x का इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो a के पावर x बाई
log a प्लस सी। 1/x का इंटीग्रेशन लेकर आए तो log mod x प्लस सी। x मॉड में इसलिए डाला क्योंकि log कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी है। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस सी है। ये माइनस में क्यों आ रहा है, इस सब का मैं प्रूफ पिछले वीडियो में कर दिया हूँ, जहाँ थ्योरी पढ़ाए हुए डिटेल में बताए हैं कि किसका इंटीग्रेशन कैसे बन रहा है, वहां जाकर के देख लो। sec x इंटू टेन एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस सी। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी होता है। 1/, मेन ये 3 फार्मूला को ध्यान रखना। पिछले वीडियो में 6 फार्मूला को हम अलग अलग लिखे हैं, यहाँ डायरेक्ट 6 से 1 का 2 बन रहा था, तो वहाँ बताए हैं कि आखिर कैसे कैसे ये बन रहा है। यहाँ डायरेक्ट 3 ही किया हूँ। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो रहा है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो रहा है। मतलब एक ही फलन के 2 इंटीग्रेशन होते हैं, एक ही फलन के 2 इंटीग्रेशन 2 समाकलन होते हैं। देखने में अलग अलग है लेकिन इसका मीनिंग क्या है, बराबर है। यही अभी हम लोगों ने ज्यामितीय निरूपण में पढ़ा कि देखने में अलग अलग है लेकिन एक ही परिवार से क्या करता है, बिलोंग करता है। ध्यान से देखो ये कैसे हुआ है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बनाए हैं इसको। 1/x स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स सी माइनस कॉट इनवर्स एक्स सी। एक ही फलन का 2 इंटीग्रेशन होता है। ये कैसे होता है ये भी प्रूफ हम कर दिए हैं पिछले वीडियो में, देख लेना थ्योरी पार्ट में। और 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स प्लस सी है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी है। एक ही फलन का दो इंटीग्रेशन आता है, इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसको नोट कर लो और फिर हम आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। थैंक यू।